सत्ता के सिंहासन के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। तल्ख हुई बयानबाजी के बाद कांग्रेस मिशन 28 को साधने अब अपने स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतार रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्वालियर चंबल के दौरे पर पहुंचे। हालांकि वे अनुमति नहीं मिलने के कारण मुरैना और दिमनी में सभा नहीं कर सके। पूरे देश में प्रचार हो रहा है, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यही रोका जा रहा है। मध्य प्रदेश क्यों रोका जा रहा है? इसलिए रोका जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को आने से न शिवराज सिंह रोक सकते हैं, न ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रोक सकते हैं। आने वाले दिनों में बघेल कैबिनेट के मंत्री भी एमपी की ऐतिहासिक जंग में पसीना बहाते दिखेंगे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन और पवन खेड़ा की रैली होगी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी नाम है, लेकिन उनका अभी कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस की रैली में ताली पिटवाते नजर आ सकते हैं। सचिन पायलट जी ग्वालियर चंबल संभाग में आ रहे हैं 27-28 तारीख को। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अनुमति दी है कि वो भी 2 दिन के लिए आएंगे, और कुछ हमारे जो छत्तीसगढ़ के मंत्री लोग हैं, जो अनूपपुर साइड, वो लोग भी वहाँ पे प्रचार करने आएंगे। उपचुनाव में नाथ के साथ पूर्व मंत्रियों की फौज भी मैदान में डटी है, लेकिन नाथ के चौतरफा गिरने के बाद माना जा रहा है कि बंद कमरों में बैठक ले रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मैदान में उतरेंगे। कुछ रैलियों में वे कमलनाथ के साथ नजर आ सकते हैं, लेकिन पूरी ताकत से अपने प्रचार रथ को दौड़ा रही बीजेपी इससे बिल्कुल भी असहज नहीं दिखती। अब आप सचिन पायलट को लाने की बात करेंगे तो जनता जानती है किसी के आने से यहाँ कुछ नहीं होता। मध्य प्रदेश स्थानीय अपने जो हमारे काम हैं और गरीब कल्याण की योजनाओं में काम भाजपा ने किया, और 6 महीनों में जो काम किया है, इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को जनता बहुत ताकत के साथ समर्थन देगी। वैसे संसदीय परंपराओं में उपचुनाव होना एक सामान्य बात है, लेकिन एमपी की 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव लोकतंत्र की एक अभूतपूर्व घटना है। यानी 12% सीटों पर इसके पहले किसी भी राज्य में एक साथ चुनाव नहीं हुए। आमतौर पर देखा गया है कि उपचुनाव के नतीजों ने किसी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं डाला, लेकिन इस उपचुनाव से न सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष का संख्या बल प्रभावित होगा, बल्कि राज्य की मौजूदा सरकार का भविष्य और कई दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य भी इस चुनाव में तय होंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है रण में उतरेगी रिजर्व फोर्स। ये जो रिजर्व बटालियन होती है, ये भी बड़ी काम की चीज़ होती है। जब चुनावी मैदान में भागते दौड़ते जो फ्रंट लाइन की पेस बैटरी होती है, जब वो थकने लगती है, तो फिर अचानक पीछे से कुछ चमकते हुए चेहरे, जिनको आप रिजर्व फोर्स कह सकते हैं, वो प्रकट होते हैं, और वो अपनी टीम की जो थकी हुई टीम हो जाती है तब तक, क्योंकि चुनाव के पहले से, महीनों पहले से ये टीम काम कर रही होती है, तो उस टीम को आराम देने का भी काम करती है और इलेक्शन कैंपेन को अपने चुटीले कटीले हंसाने वाले भाषणों से एक गति देने का भी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रचार की उसकी मशीन शुरू से बहुत तेज़ रही है, और उसे बहुत ज़रूरत भी नहीं रही है सितारा प्रचारकों की, क्योंकि उसके पास 2 जो फ्रंट लाइन के प्रचारक हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, और फिर एक लंबी श्रृंखला है, नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय मंत्री, वहाँ से लेकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से लेकर तमाम, वो बड़ी लंबी सीरीज जाती है। लेकिन मुख्य रूप से ध्यान खींचने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया जी बखूबी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में जहां कमलनाथ जी अपने सीमित भाषणों के लिए और बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर न बोलने और चुटीले और कटीले भाषणों की शैली से थोड़ा अलग जाते हुए दिखते हैं, तो वहाँ ज़रूर यह आवश्यकता महसूस होती है कि कुछ इस तरह के नेता आएँ। अब सिद्धू आएंगे तो ठोको ताली भी गूंजेगा, प्रमोद कृष्णम आएंगे तो वो अध्यात्म के साथ महाभारत और कुरुक्षेत्र के जिक्र के साथ मध्य प्रदेश की सियासत को जोड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इससे कम से कम उसकी सभाओं में एक गति भी आएगी और आगे बढ़ने का काम भी होगा। लेकिन प्रचार जो आज के चुनाव का एक बहुत अहम हिस्सा है, वो किस तरह से इस चुनावी रण को प्रभावित करेगा, आज हम इस मसले पर बात करेंगे। क्योंकि अब हम जहाँ खड़े हैं वहाँ महाअष्टमी, महानवमी और दशहरा भी बहुत नज़दीक है, और इसी के साथ अब ये 1-2 दिन पूजा के लिए थोड़ा सा ये जो चुनाव का युद्ध है ये स्लो डाउन होगा, क्योंकि कुलदेवी की पूजा करके विजय का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है सर,
इसलिए सारे नेतागण थोड़ा सा स्लो दिखेंगे हमें 1-2 दिन, लेकिन उसके बाद फिर ये जो 6-7 दिन का वक्फा आएगा, तय मानिए ये प्रचार का एक चरम तक पहुंचाएगा। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। मिलिए मेहमानों से। हमारे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में बीजेपी के युवा नेता स्पोक्स पर्सन राहुल कोठारी जी, बहुत स्वागत करता हूं। सुशील शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से कांग्रेस के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन के मिश्रा जी, बहुत लंबे समय से पसीना बहा रहे हैं ग्वालियर चंबल अंचल में, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सुशील जी, किस तरह देखते हैं आप, अब रिजर्व फोर्स जो है कांग्रेस की खास तौर पर वो आ रही है, हालांकि प्रियंका जी और राहुल गांधी के आने का कार्यक्रम ज़रूर तय नहीं है, लेकिन राजनीति में अंतिम समय तक चीज़ें बदलती हैं। देखते हैं कि क्या घटनाक्रम होते हैं, लेकिन आप किस तरह देखते हैं पूरे प्रचार के इस परिदृश्य को? जी देखिए शरद जी, पहली बात तो है कि देखिए ये जो एग्ज़ाम, मैं से एग्ज़ाम इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें बीजेपी को 35% अंक ही लाने हैं, तो वो पास हो जाएगी, अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस के लिए 90% नंबर चाहिए। तो जो सीटों का जो आकलन, उससे बीजेपी को 9 सीट और उनको 28 सीटें जीतने पे ही वो मैजिक फिगर जो है जिसमें सरकार पार्टी की खुद की बनेगी, वो स्थिति। इसलिए जो है ये रिजर्व फोर्स का इस्तेमाल कांग्रेस को करना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अभी नहीं तो कभी नहीं वाला मामला है। फिर आने वाले 3 साल तक आपके लिए कोई बहुत अच्छे अवसर नहीं आने वाले हैं। इसी कारण, और देखिए जो इनके जो स्टार प्रचारक आ रहे हैं वो ग्वालियर चंबल के जातिगत समीकरण के आधार पर आ रहे हैं। तो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ठीक है। सचिन पायलट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि गुर्जर बहुल इलाका है, वहां पर गुर्जरों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं सचिन पायलट। तो उनके आने से अगर कुछ प्रभाव पड़ जाए, गुर्जर वोट एक हो जाए, कांग्रेस के पक्ष में हो जाए। भूपेश बघेल आ रहे हैं, वो ठाकुर हैं, वहाँ ग्वालियर चंबल में ठाकुरों के भी बहुत, बघेल जी ओबीसी से आते हैं, सॉरी जी, लेकिन मतदाता काफी हैं, वहाँ कुर्मी भी बहुत हैं। तो उस पूरे उसके हिसाब से जो है वो पूरी व्यू रचना रची गई है। और अभी अगर लगेगा कांग्रेस को, मुझे ये भी लगता है अगर कांग्रेस को लग रहा होगा कि संभावनाएं बन रही हैं 90% तक की, तो फिर इससे ऊपर के प्रचारक भी आ सकते हैं जिनके नाम शीर्ष पर हैं। पर देखना होगा कि अभी वर्तमान में आने वाले 3-4 दिनों में क्या स्थिति बनती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जातिगत समीकरण ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये बिल्कुल ठीक बात है। चाहे भूपेश बघेल आएँ, चाहे पायलट आएँ, क्योंकि ओबीसी मतदाता बहुत निर्णायक भूमिका में है और दलित मतदाता जो है ग्वालियर चंबल में, और यही वजह है कि कांग्रेस का जो वहाँ पर प्रत्याशी है उसमें बीएसपी का डीएनए है, और ये जो बुलाए जा रहे हैं मेहमान बाहर से, इनमें ओबीसी फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। राहुल जी, आप किस तरह देखेंगे? नहीं शरद जी, निश्चित रूप से आज का जो आपका डिबेट है और आपने बड़ा अच्छी तरीके से रिजर्व फोर्स का विषय रखा, मुझे लगता है रिजर्व फोर्स तो एक अच्छी बात है, हर जगह होना भी चाहिए और लगातार होती भी रही है। लेकिन ये जो इनके साथ कांग्रेस के साथ अलग अलग नेता दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है रिजर्व से ज़्यादा प्रिजर्व्ड होते हैं, जो जिनको रख दिया जाता है जमा करके कि वो काम के नहीं है, साइडलाइन कर दो इनको, चाहे नवजोत सिद्धू हो, प्रमोद कृष्णन हो, ये सब लोग ऐसे नाम, इनके जो स्टार प्रचारकों की सूची हमने जब देखी थी तो पाए जा रहे थे जिनका बिहार में भी कोई काम नहीं है, इनके पास समय हो तो भोपाल चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं, और कमलनाथ जी की हो सकता है इनसे मित्रता हो, परिचय, उस नाते इनके नाम सबके आ गए थे। हमारा निवेदन ये है कि ये पूरा कुल मिला के एक लोकलाइट चुनाव है अपने आप में, और जिस तरीके से विषय जो हैं अपने आप में, मध्य प्रदेश सरकार में जो कमलनाथ जी भी हाल में ही मुख्यमंत्री के दायित्व से मुक्त हुए हैं और शिवराज जी अभी मुख्यमंत्री हैं, तो कुल मिला के ऐसे सारे इशू में बहुत ज़्यादा बाहर के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट हो, ये कोई बहुत अच्छा दृश्य नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात को कहती आई कि उपचुनाव जो हैं उसमें बहुत आवश्यकता बाहर के नेताओं की नहीं होती, लेकिन ये बात भी सही है कि 28 चुनाव हैं, उसमें यदि आवश्यकता हो तो ये सब किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आज ही एक बड़े प्रमुख अखबार ने इस बात को छापा है कि अभी तक शिवराज जी 38 सभाएं कर चुके हैं, तोमर जी, वीडी शर्मा जी, हम सबकी मिलाते हैं तो 80-90 हमारी सभाएं हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी आज भी 19 पे खड़ी हुई है, और वो सभाओं की परिस्थिति कैसी रही है और उसमें जाकर क्या क्या बयान होगा ये तो अलग विषय है। लेकिन हमारा निवेदन ये है कि स्टार प्रचारक जो हैं अपने आप में वो हों जिनका आने का कोई महत्व हो, इम्पैक्ट हो, तो बात होती है। आज भूपेश बघेल जी के आने की ना कोई धमक थी, ना कोई बातचीत थी, ना कोई चर्चा थी, और अब ऊपर से मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। भाई, परमिशन का मामला भारतीय जनता पार्टी भी भुगत रही है, आप भी भुगत रहे हैं, ये मामला ग्वालियर खंडपीठ के और चुनाव आयोग के बीच का है। हम लोग भी उस पर आज प्ली करके आए कि इससे रिलैक्सेशन होना चाहिए, स्थानों की जो सूची थी उसमें होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो मेरा कुल मिला के निवेदन है कि जो कांग्रेस पार्टी की परिपाटी रही है कि आज एन समय पर ऐसे कुछ ना कुछ काम करो, जातिवाद डालो,
समाज डालो, धर्म डालो और उसके बाद एक ऐसी खिचड़ी बनाओ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक बैलेंस करके चीज़ें निकल आएँ। क्योंकि अब आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश पिछली बार इन्होंने ये सब प्रयोग किए थे, वो पूरे फेल हो गए। आज दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति को एक भी जगह सभा करने का मौका अभी तक नहीं दिया गया, उससे साफ दिखाई दे रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि स्टार प्रचारक कांग्रेस के पास इससे बेहतर होता कि जो लोकल लोग हैं वो जाते, इनके 4 कार्यकारी अध्यक्ष उनको मौके दिए जाते, के मिश्रा जैसे व्यक्ति को मैं जवाब बैठा देता दिया हूं। ग्वालियर में, जिनको भोपाल होना चाहिए था, लेकिन अब ये सब चल रहा है। आपने खिचड़ी की बात की, लेकिन जितने व्यंजन थे डिश में वो तो आप सब छीन झपट कर ले गए हैं, और अभी भी आप धमका रहे हैं कि कभी केदार डावर जी को ले आते हैं, शेरा जी को बुला लेते हैं, मतलब अब तो बख्शिए। बहरहाल चलिए, मैं के मिश्रा जी, आपने सुनी बात युवा साथी जो आपके हैं बीजेपी के, क्या कहेंगे आप? उनका कहना है कि आपका वही पुराना फार्मूला है कि दुरुपयोग किया जा रहा है, अनुमति नहीं दी जा रही है, और आपके पास उनका ये भी आरोप है बीजेपी के मित्र का कि कोई है नहीं, और जो आ भी रहा है रिजर्व फोर्स, वो रिजर्व फोर्स नहीं प्रिजर्व्ड फोर्स है, इस तरह का भी उनका कहना, संरक्षित जो बल है वो है। बहरहाल आप किस तरह देखते हैं? और आपके लिए भी उन्होंने कहा है कि आपका भी प्रचार क्षेत्र में उपयोग होना था। जी मिश्रा जी। सर जी। कि राहुल कोठारी जी मेरे बहुत प्रिय अनुज हैं। वाह। जो उन्होंने उनकी विचारधारा को समर्पित तर्क संगत बातें कही हैं, मगर जहां तक मैं सोचता हूं कि मध्य प्रदेश में यह सिर्फ 28 सीटों का चुनाव नहीं है। उपचुनाव प्रायः संविधान में इसलिए होते थे कि किसी सांसद की या किसी विधायक की असामयिक मृत्यु हो जाए तो उसे उपचुनाव कहा जाता था। मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, पूरे देश के लोकतंत्र को, संविधान की अस्मिता को और देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना को समर्पित चुनाव हैं। कि शायद मैं भी 45 साल के राजनीतिक जीवन में किसी भी स्टेट में इतनी अधिक संख्या में एक साथ एक ही दिन उपचुनाव की तस्वीर मैंने नहीं देखी, कम से कम। और जब 28 चुनाव हो रहे हैं जी, तो जिन मूल्यों की मैंने बात की है उनको पुनर्स्थापित करने के लिए एक आम चुनाव की तस्वीर के शक्ल में वो सामने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता के दंभ में है, वह भाजपा उसे बहुत नॉमिनल लेती होगी, मगर हमने एक वोटों से निर्वाचित सरकार को नोटों के माध्यम से खोते हुए देखा है। तो हमारे लिए एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है जी। और राहुल भाई मेरे अनुज है, प्रिय अनुज, मैं बार बार बोलता हूं बिना किसी संकोच के, और मेरी पार्टी से भी बिना डरे। अच्छा, उन्होंने आपके लिए नहीं बोला कि मेरे प्रिय वरिष्ठ हैं, नहीं तो बड़े बड़े मायने बड़े भिन्न हो जाते। जी 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 जी। शरद भाई, मैं जिसे लाइक करता हूं बिल्कुल दिल से लाइक करता हूं, जिसे नफरत करता हूं उसे नफरत करता हूं। बिल्कुल सही है, ये मेरे प्रिय भाई हैं और इनका भविष्य है भारतीय जनता पार्टी में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात है, अच्छा लगा मुझे। भारतीय जनता पार्टी जी सर, या जिसकी वजह से आज चुनाव हो रहे हैं, तो हमारे लिए ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, तो हमारे लीडर जिनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी के, जिन्हें आपने संबोधित करते हुए कहा कि वो भाषणबाजी में विश्वास न कर सीमित शब्दों में कम समय में अपनी राजनीतिक बातें कहते हैं, उनके चेहरे पर यदि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो वो एक सुगठित रणनीति के तहत जिन जिन लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं वे अपने अपने फन में माहिर हैं। चाहे भूपेश बघेल जी हों, आज भूपेश बघेल जी ने उस दौर में 2000 मेजॉरिटी छत्तीसगढ़ में लेकर आई है जहां हम 15 साल से सत्ता में नहीं थे। नवजोत सिंह सिद्धू जी, उनका देश में नाम है, वे भी एक पंजाब की बड़ी शख्सियत हैं, जिन्हें लोग हास्य के रूप में भी लेते हैं, साहित्यकार के रूप में भी लेते हैं, कवि और शायर के रूप में भी लेते हैं। और उनके अलावा जितने लीडर आ रहे हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं, भाजपा के लिए उपयोगी भले ना हो। और रहा प्रश्न भाजपा को हमारे स्टार प्रचारकों पर आपत्ति का प्रश्न है, तो मैं बड़ी विनम्रता से राहुल जी से कहना चाहूँगा कि शिवराज सिंह जी पिछले बिहार चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते भाषण देने गए थे, दिल्ली के चुनाव में गए थे, तो क्या वहाँ का नेतृत्व अक्षम था? मिश्रा जी, एक छोटा सा प्रश्न है मेरे परंपरा मन में चुनाव में स्टार प्रचारकों को बुलाने की। अब आप जी, प्रश्न ये है कि जो आपके प्रिय अनुज हैं और आपके एक अत्यंत प्रिय जो हैं वो हैं आपकी पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी जी। हम समझते हैं कि बाय इलेक्शंस हैं तो राहुल जी का ना आना कोई बहुत ज़ेरे बहस नहीं होगा, लेकिन राहुल जी का कोई बढ़िया सा संदेश कमलनाथ जी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मध्य प्रदेश के चुनावी रण में कांग्रेस की सफलता के दावे के साथ इस तरह की अपेक्षा तो हम रखेंगे, तो ये तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अपेक्षा नहीं है ये। संदेश तो आ ही चुका है। जी जी
मिश्रा जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे और हमें भी अपेक्षा है। और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी उस संदेश अंत में मतदाताओं के अपील के नाम पर प्रसारित करेंगी, ऐसा मुझे लगता है। जी चलिए चलिए, बिल्कुल हमारी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल जी भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी शुभकामनाएं भावी हैं, अध्यक्ष हैं हमारी क्योंकि पार्टी के। वो कई सारी जो बीच में कुछ घटनाक्रम हुए आप बेहतर समझते हैं कि ज़रूरी भी है ये, क्योंकि ये अच्छी बात है कि कांग्रेस एक खुलकर चलने वाली आंदोलन की पार्टी है और वहाँ जो कुछ भी कहा जाता है बहुत खुलकर कहा जाता है, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि पार्टी को जब चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ हों, चुनाव हमेशा चुनौती है बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, तो इन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी सरपरस्ती, उसका सहयोग और समर्थन, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर राहुल ने एक मसले पर, राहुल गांधी जी ने अपनी राय बहुत खुलकर रखी है, तो उनको सॉलिडारिटी भी मध्य प्रदेश के प्रति दिखानी चाहिए, ये भी उम्मीद हमारी है। अब सुशील जी, इस पर आपकी राय ज़रूर चाहूँगा मैं। नहीं, देखिए, दो ऐसी घटना हुई है हाल में जिनसे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व और कमलनाथ के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है दूरी बनी हुई है। पहला वचन पत्र को लेकर था, जिसमें जो है फोटो नहीं थे, जो बाद में बदले गए। दूसरा जो राहुल गांधी जी जो कमलनाथ जी ने जो कहा था डबरा में सभा में ग्वालियर में, तो उसको लेकर जो उन्होंने बेबाकी से राय रखी थी, मुझे लगता है कि ये दूरियां बढ़ी हुई है। इसी कारण जो है मुझे संभावना फिलहाल तो नजर नहीं आती कि राहुल गांधी यहाँ पर अभी प्रचार के लिए कुछ सोच रहे होंगे, जब तक कि कमलनाथ जी की तरफ से कुछ सकारात्मक कोई चीज नहीं चिट्ठी पत्री तो आएगी सर। नहीं, अभी देखिए जिस तरीके से अभी का माहौल है, अभी आप कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, सोनिया गांधी जी जरूर जो उनकी, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अधिकृत रूप से वही चिट्ठी लिख सकते हैं। वो चिट्ठी आना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस, ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने 15 साल बाद मध्य प्रदेश में सत्ता प्राप्त की थी, सत्ता चली गई है। अगर कमलनाथ जी को अपने अनुभव के आधार पे, अपने राजनीतिक जीवन के आधार पे इस परिवर्तन को अगर लाने का वो है, तो उसमें केंद्रीय नेतृत्व की मदद अवश्य लगेगी। वो चिट्ठी पत्री के माध्यम से हो सकती, सभा हो जाए, जो भी हो, लेकिन उनकी मदद लगेगी, तभी जो है कांग्रेस समग्र रूप से रखेगी। क्योंकि देखिए, इस पूरे चुनाव में कमलनाथ अकेले योद्धा के रूप में हैं, दिग्विजय सिंह पीछे से हैं, लेकिन बीजेपी में एक योद्धाओं की पूरी टीम है। वो उनके 4-5 प्लेयर्स हैं और ये अकेले जो है मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि उम्मीद तो रहेगी कि केंद्रीय नेतृत्व कुछ तो मदद के लिए आगे आए। और राहुल जी को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि हम कोई सलाह देने के फोरम बिल्कुल नहीं है, तो क्षमा करें, लेकिन ऐसी भी छवि नहीं होनी चाहिए। कभी मनमोहन सिंह जी का दिल टूटा, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी परेशान हुए और कमलनाथ जी भी परेशान हो, तो राहुल जी को थोड़ा अपनी जो वरिष्ठ पीढ़ी के नेता हैं, ऐसा नहीं है कि उनके मन में सम्मान नहीं है, बहुत गहरा सम्मान है। और जो कांग्रेस को भीतर से समझते हैं वो कहते हैं वरिष्ठ नेताओं के सामने वो बोलते भी नहीं हैं, लेकिन बोले ना, लेकिन कम से कम एक सहयोग समर्थन का एक बहुत गहरा हाथ बढ़कर आना ही चाहिए। बहरहाल मैं राहुल जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप मुख्य रूप से अपनी ही पेस बैटरी पर निर्भर हैं, बाहर से आपको रिजर्व फोर्स की ज़रूरत नहीं है, ये सही बात है, क्योंकि आपके दोनों जो नेता हैं वो बढ़िया धमाकेदार। मैं सिंधिया साहब को तो मैंने उनके 20 साल के पॉलिटिकल करियर में ऐसा कभी नहीं देखा कि जहां वो आहत भी हैं, मरमाहत भी हैं, और बहुत ही एक सटायर के साथ एक सरकास्टिक मूड में भी वो नज़र आ रहे हैं कि बड़ा व्यंग से भरे हुए, कटाक्ष से भरे हुए। और शिवराज जी की बात करें तो वो तो बोलने में दुनिया के नामचीन नेताओं में है कि एक सेकंड में जितने शब्द उनके मुंह से निकलते हैं दुनिया में चुनिंदा नेताओं के मुंह से निकलते हैं, तो उनकी स्पीड की चर्चा तो बीते चुनाव में भी हो चुकी है कि दुनिया के चुनिंदा नेताओं में है जो उनकी वक्तृत्व की शैली है। फिर भी और जो चीज़ें हैं, क्योंकि चुनाव सिर्फ भाषण के सहारे ही नहीं जीता जाता है, बाकी जगह भी सर पूरी मजबूती है ना, पूरा सीमेंट, गोला बारूद सब तैयार है आपका। नहीं, देखिए शरद जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा। आपने कहा निर्भरता की बात, निर्भरता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की भी हमारे नेतृत्व पे ही होती है। हमारे नेता लगातार उनसे सलाह लेते हैं, वो लोग हमसे चर्चा करते हैं, रोज़ सारी रिपोर्ट भेजी जाती है, वहाँ से हमारे को अनुशंसाएँ आती हैं, चर्चाएँ आती हैं, बातचीत होती है। लेकिन हमारा निवेदन यह है कि इस पूरे मामले में, अब जैसे बिहार का इलेक्शन चल रहा है साथ में, इसी के बाद लगातार, तो वहाँ भी आज हमें समझ में आता है कि उसका एक महत्व है। वहाँ हमारे वरिष्ठ नेताओं की वहाँ पर आवश्यकता ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से इन सबको बुलाया जा सकता है। आज आप जानते हैं कि मुरैना, ग्वालियर, इन सब की हम बात करें तो यूपी लगा हुआ है, राजस्थान लगा हुआ है, सिंधी, अगर हम वसुंधरा राजे को बुलाते या फिर हम योगी जी को बुलाते तो निश्चित रूप से हमको और ज़्यादा मदद मिलती। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को फैसला करना होता है कि किस चुनाव में कितना किसको महत्व से बुलाना चाहिए। आज उस तरीके से हमने देखा है कि इन सबकी उपयोगिता यदि बिहार में ज़्यादा है, वहाँ पर जाएँ, आवश्यक जाएँ। लेकिन आज मध्य प्रदेश में जो माहौल फिलहाल है, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारा जो मतदाताओं के साथ एक संपर्क, एक कनेक्ट है, वो 15 साल तक लगातार रहा है। और शिवराज जी इस बात को समझते हैं, बखूबी जानते हैं कि मतदाता जो है कहीं भी अब भ्रमित नहीं होने वाले
वाले हैं। पिछली बार जो कुछ बातें हुई, गलतियां हुई, वो भी जो अब सब ठीक हो चुकी हैं। 6 महीने के कार्यकाल में आदरणीय शिवराज जी ने जो बातें करी, उन्होंने जो जमीन से पल्स ली है, उस आधार पर बहुत स्पष्ट रूप से वो जानते हैं कि ज़्यादातर सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। लेकिन फिर भी जो भी स्टार प्रचारकों की बात होती है, स्टार प्रचारकों में निश्चित रूप से मेरा कहना है कि वही लोग जिनको आने की संभावना है उनका नाम ऐड होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सूची बनाती है एक एडजस्टमेंट के अखाड़े के हिसाब से। आज सचिन पायलट जी को पहले आप बुलाओगे तो इस बात का जवाब लीजिए कि गुर्जर आंदोलन का जो मेरा निवेदन ये है, जो भी राजस्थान में भी घटनाक्रम हुआ उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारे प्रश्न खड़े होंगे। भूपेश बघेल जी आएंगे तो नक्सलवादों की बात उठेगी। अगर उद्धव ठाकरे जी को बुलाते तो एक अलग विषय उठ जाता। आरिफ अकील, आरिफ मसूद जैसे नेताओं को आप लिस्ट में डाल देते हो लेकिन उनका उपयोग कहीं नहीं लेते हो। आरिफ अकील जी तो वैसे ही अस्वस्थ बैठे हैं। तो मेरा कहना है कि ये सब परिपाटी क्यों होना चाहिए। जो व्यक्ति स्टार प्रचारक के रूप में जाना है वो निश्चित रूप से वो होना चाहिए जो जाने के लिए सक्षमता रखता हो, भूमिका बने। 30 की सूची को आप 25 की भेज दीजिए। 30 की आपको मैक्सिमम की छूट दी गई है, आप उसको बड़ा कर करके ये दिखाते हो कि उसमें भी जातिगत को समीकरणों को आप डालना शुरू कर देते हो। तो ये सब कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। मिश्रा जी, सचिन पायलट आ रहे हैं तो क्योंकि ये नेतागण ऐसे हैं कि जो बड़ी अपनी भाषा संतुलित, संयमित और नियंत्रित रखते हैं, लेकिन लोग अपेक्षा रखेंगे क्योंकि आपको याद होगा 80 के दशक की एक बड़ी चर्चित फिल्म थी। साहब मैं बॉलीवुड की फिल्में बड़ी देखता हूँ इसलिए जिक्र आ जाता है, क्षमा कीजिएगा, दोस्ताना। और शायद उसका एक गाना था कि मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। तो अब इस तरह की भाषा अगर सचिन जी कुछ वहाँ आके बोलेंगे, सिंधिया जी की तरफ कुछ इशारा करेंगे, तब जाके तो चुनावी रण में सचिन जी का आना कारगर है। अगर बहुत अपना चश्मा संभालते हुए गंभीरता से उन्होंने कहा मैं उस विषय पर बात नहीं करूंगा, मेरी बहुत गहरी मित्रता रही है और अभी भी हम मित्र हैं, तो सर उतना आनंद नहीं आएगा। मैं कोई मतलब उकसाने वाली भाषा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आएंगे तो सब विषयों पर बोलेंगे, ऐसी कुछ अपेक्षा रख सकते हैं सर अब मिश्रा जी? जी जी बिल्कुल शरद जी, पूरी तरह जो आपकी अपेक्षा हैं वो कामयाब होंगी। और ग्वालियर की आपकी टीम, आपके चैनल की टीम बहुत सशक्त है। वो पूरे प्रदेश को और छत्तीसगढ़ को दिखाएगी कि सचिन पायलट जी क्या बोले हैं। और रहा प्रश्न, जैसे आपने ही कहा था, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, कि भाजपा के 2 योद्धा पिछले कई दिनों से लगे हैं। राहुल जी ने कहा कि हमारी 90 मीटिंग हो गई है। राहुल जी शायद आप भोपाल से आगे कहीं नहीं जा पाए और मैं ग्वालियर से आगे नहीं जा पाया हूँ, झूठ आपसे नहीं कहूँगा। मगर जो संकेत आप भी लेते होंगे पूरे प्रदेश के, मैं भी एक कार्यकर्ता के बतौर रुचि की वश सब दूर से लेता हूं कि कहाँ क्या स्थिति है। कमलनाथ जी की 19 सभाएं, हालांकि हमारे सारे लीडर जो प्रभारी पूर्व मंत्री हैं सारे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में डटे हुए हैं, मगर कमलनाथ जी की एक एक सभा इतनी भारी पड़ रही है उन 90 सभाओं पर। हमारे पास कोई कलेक्टर 600 गाड़ियां हमारे पास नहीं भिजवा रहा है, हमारे पास आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता नहीं आ रहे हैं, हमारे पास सरकारी कर्मचारी को कुर्ता पजामा नहीं बांटा जा रहा है कि आप पहन के सभा में बैठ जाओ। हमारी सभा शुद्धता गरीबी की सभा हो रही है, जिसमें मतदाता उस क्षेत्र का आ रहा है। क्योंकि 16 ही क्षेत्रों में मैक्सिमम जगह चुनाव है, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का मतदाता उस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा सकता है, क्योंकि 50-60 किलोमीटर के अंतर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो कमलनाथ जी की सभाओं को आपकी टीम शरद जी खुद दिखा रही है कि कितना क्राउड जागरूक मतदाताओं को वहां आ रहा है। तो मैं सोचता हूं कि हमारा एक ही चेहरा सब पर भारी है। और 3 दिन बाद पूरे सारे लीडर आपको मैदान में दिखेंगे, राहुल जी जिनका आप नाम ले रहे हैं, और जिनकी हमसे ज्यादा भाजपा को अपेक्षा है कि दिग्विजय सिंह जी क्यों नहीं आ रहे हैं, फला जी क्यों नहीं आ रहे हैं। तो 3 दिन में आप दिग्विजय सिंह जी को भी मैदान में देख लीजिएगा और आप कह दीजिएगा आपके नेताओं को कि दिग्विजय सिंह जी को लेकर वो क्या प्रहार करना चाहेंगे। मिश्रा जी, ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं हम फिर कि दिग्विजय सिंह जी जल्द नजर आएंगे मैदान में, और जिसका इंतजार था जिस घड़ी का, वो घड़ी आ गई है। भाजपा में खुशी की कर दें लहर। सर ब्रेकिंग हम जी कर दें मिश्रा जी? जी शरद जी 100%। ये बड़ी खबर है सर, ये बड़ी खबर है। देखिए ये मिश्रा जी बंसल न्यूज पर एक बड़ी खबर हमको दे रहे हैं। और आज भी जी बोलिए बोलिए जी सर। और शरद जी आपको साक्षी मानते हुए मैं कह रहा हूं कि कोई भी दिग्विजय सिंह जी को लेकर कितना भी क्यों ना कहे,
मेरा इशारा सीधी तौर पर भाजपा में है। जी समझ गए सर। दिग्विजय सिंह जी आज भी कार्यकर्ताओं के इस मध्य प्रदेश में सबसे बड़े नेता हैं बेहिचक और वो आ रहे हैं मैदान में 3 दिन बाद। चलिए, तो दिग्विजय सिंह जी आ रहे हैं, वो तुरही और युद्ध के लिए जो बचती है उसको घोषणा सुन मान लीजिए, आप मान लीजिए कि दिग्विजय सिंह जी ये मैदान में आ रहे हैं। ऑफिशियली घोषणा मान लीजिए आप। बिल्कुल मान ली सर, और आपसे ऑफिशियली कौन होगी? कमलनाथ जी ने 4 महीने से आपको ऑफिशियली घोषणा मान लीजिए। बिल्कुल ग्वालियर में हम तो आपको सबसे, और आपके अनुज जो है वो निरंतर मुस्कुरा रहे हैं आपके सम्मान में। चलिए, दिग्विजय सिंह जी आ रहे हैं। राहुल जी, एक छोटी संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी का आना अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से शुभ संकेत है, लेकिन जिस तरीके से उनका एक कार्य रहता है, कोई भी चुनाव, उन्होंने स्वयं ने भी चुनाव लड़ा पिछली बार, आपने देखा किस तरीके से कंप्यूटर बाबा ले आए, कहीं कुछ ले आए, पूरी खिचड़ी इस तरह की चुनाव कर देते हैं कि वो अपने आप को ही गर्त में लुढ़े डूबते हैं। तो हमें लगता है कि उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुशील जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, बहुत कुछ सेकंड। देखिए, दिग्विजय सिंह जी बहुत अच्छे चुनावी रणनीतिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बात जो उनके 10 साल के शासन को लेकर कही जाती, उसका अब 15 साल बाद क्या इफेक्ट जनता में है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखना तो बहुत कुछ महत्वपूर्ण होगा कि किसके दावे पर मुहर लगाती है जनता। दोनों तरफ से दावे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी भी ये चीज़ जानती है, और कांग्रेस के लिए तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है, लेकिन बीजेपी के लिए भी ये किसी तरह से कम लड़ाई नहीं है। और यही वजह है कि 2018 से अगर आप बात करें तो मैं आपसे बहुत ईमानदारी से ये बात कहूँगा कि ये रण मुझे थोड़ा सा उससे आगे का ही दिख रहा है, कहीं उससे कम नहीं दिख रहा है। अगर मैं बात करूं दोनों ही दलों की ताकत लगाने की बात करूं, शक्ति लगाने की बात करूं, जबकि कोरोना का काल है और कई नेता जो इनमें से हैं वो कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं उनकी जिजीविषा को भी प्रणाम है, उनकी जीवनी शक्ति को भी प्रणाम है, और उनकी राजनीतिक शक्ति को भी प्रणाम है, जिसको बचाए रखने के लिए, अपनी चुनावी संभावनाओं को प्रज्वल और उज्जवल रखने के लिए ये लगातार मोर्चे पर डटे हैं। बेहिचक शुभकामनाएं दोनों दलों को। इंतजार करेंगे 3 नवंबर और फिर 10 नवंबर का। आप तीनों पैनलिस्ट का, मिश्रा जी का, राहुल जी का और सुशील जी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।